आज हम बात करने वाले हैं कि पुष्प में निषेचन कैसे होता है। क्या पुष्प यौन संबंध करता है या अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए कुछ और प्रक्रिया अपनाता है, इस पर हम डिटेल बात करने वाले हैं। अगर आप 10वीं क्लास के हो या फिर अन्य क्लास में, तो आपको याद होनी चाहिए कि परागण क्या होता है। स्वपरागण, पर परागण 2 नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। 2 नंबर में आएगा तो लघु क्वेश्चन, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है तो ऑब्जेक्टिव 1 नंबरिया हो जाता है, 2 नंबरिया या 1 नंबरिया में पूछा जा सकता है, तो इस पर भी बात किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे ब्रह्मांड में पुष्प 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प, एक होता है द्विलिंगी पुष्प। ऐसे भी पौधा पुष्प होता, फूल होता है जिसमें नर और नारी दोनों का गुण होता है। एक वो पुष्पवा में, एक वो फूलवा में नर और नारी दोनों का गुण होता है। जैसे अड़हुल का फूल हो गया, सरसों का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, ये होता है द्विलिंगीय पुष्प। और जैसे पपीता के पुष्प देखा होगा पपीता का, तो पपीता होता है एक लिंगीय, उसमें केवल नर या नारी के गुण होगा, दोनों गुण नहीं होगा। तो पपीता आप देखे होंगे कि कोनो फूलभंगा पपीता होता है, आपको कौन पपीता फल देता है, इतना बड़का बड़का गोल गोल फल देता है, इसका मतलब वो मौगिनिया है। और जो केवल फुलाता है वो मर्दनवा है। मतलब उसमें पपीता के पुष्प में कोई एक मतलब एक लिंगीय होता है पुष्प, पपीता वाला पुष्प, नहीं तो कुछ पपीता होगा, नहीं तो केवल मर्दाना का गुण होगा, मेहरारू नहीं होगा। और कुछ पपीता का ऐसा होता है केवल मेहरारू वाला गुण होगा, मर्द वाला नहीं होगा। तो इतना बात याद रखना कि कुछ पुष्प होते हैं द्विलिंगीय, कुछ पुष्प होते हैं एकलिंगीय। तो हम बात कर रहे हैं पुष्प में निषेचन करता कैसे है। हम द्विलिंगीय पुष्प का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, वो एकलिंगीय भी हो सकता है। देखिए, जैसे हमारे समाज में हमारे पुरुषों के पास होता है शुक्राणु, महिलाओं के पास होता है अंडाणु, ठीक उसी प्रकार पुष्प में भी 2 कैटेगरी होता है, एक स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर। स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर, ठीक है। तो स्त्री के पास ना वर्तिकाग्र होता है, क्या होता है, वर्तिकाग्र, याद रखना। और पुरुष के पास होता है परागकण होता है, परागकण। तो परागकोश से परागकण निकलता है। देखिए, ये हो गया डंठल, मतलब डंठल होता है पकड़ने वाला, और ये वाला भाग होता है पुष्पासन, जिस पर पुष्प आसन करता है। और ये हो गया बाह्य दल, जिससे सुरक्षा करता है, पुष्प को सुरक्षा करता है। और ये हो गया ये हरिहरका, आप देख रहे हो, थोड़ा और हम इसे जूम कर देते हैं। ये आप हरिहरका जो देख रहे हैं ना, ये हरिहरका आप देख रहे हैं, इसका नाम होता है स्त्रीकेसर। और इस अंदर वाला होता है, इसको कहते हैं अंडाशय। और सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है ना, सबसे लास्ट वाला भाग, इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र जैसे महिलाओं में होता है अंडाणु, उसी प्रकार यहाँ होता है वर्तिकाग्र। निषेचन के लिए वर्तिकाग्र में जाना जरूरी होता है। वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र। अब ये देखो, ये पुष्प ऐसा है ना, देखिए आप, इसमें पुरुष का भी गुण है, यहाँ देख रहे हैं, ये पुरुष का गुण है और एक महिला वाला गुण है। मतलब एक स्त्री केसर का गुण है और एक स्त्री केसर का गुण है और एक पुंकेसर का गुण है। तो इसमें ये होता है परागकोश, ये होता है वर्तिकाग्र। अब परागकोश के अंतर्गत छोटे छोटे कण होता है, जिसको कहते हैं परागकण। तो ये क्या करता है, परागकण भमरा। अब इसमें देखो ना, परागकण वर्तिकाग्र से मिल जाएगा तो बस निषेचन हो गया। तो मिलने का एक जरिया होता है, चाहे भमरा अपना थूथुन पर सटा कर ले जाकर चिपका दे, या फिर ऐसे कहीं ले जाकर कौन अन्य कीड़ा भी हो सकता है जो इसे एक दूसरे की मदद से दोनों एक दूसरे में साट देता है। तो इससे भी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो यहाँ क्या बताओगे, पुंकेसर का गुण होता है परागकोश। परागकोश के अंदर छोटे छोटे कण होता है, जिसे बोला जाता है परागकण। अब परागकण किसी कारणवश वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण कहते हैं। कौन सी कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागण पूछा जाए, परागण क्या होता है, तो कहोगे पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाता है। अभी जैसे यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो उसके बाद निषेचन हो जाएगा। निषेचन हो जाएगा तो अंडाश, इसके अंदर वह अंडाशय होता है, वो निषेचित हो जाएगा। अब ये अंडाशय आगे चलकर फल की प्राप्ति देगा, इतना गोल गोल फलन मिलेगा।
ठीक है। तो ये फल बन जाएगा कब? जब निषेचन होगा तब। और जब तक पुष्प निषेचित नहीं होता है तब तक वो फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, फल दे ही नहीं सकता है। बिना निषेचन के थोड़ी कोई बच्चा दे सकता है, इसका मतलब निषेचित करवाना जरूरी है, तब जाकर फल देगा। इतना बात क्लियर हो गया। इतना आप क्या समझे बाबू कि परागकोश होता है, पुष्प में परागकोश होता है जिसके अंदर परागकण होता है, और पुष्प में स्त्रीकेसर होता है जिसके ऊपरा वाला भाग वर्तिकाग्र होता है, और दोनों जब आपस में मिलता है तो निषेचन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये 100 परागण दो प्रकार के होता है, एक होता 100 परागण, एक होता पर परागण। मतलब अगर एक एक पौधा के ये सब पुष्प आपस में अपने ही में निषेचन करेगा तो क्या लाएगा 100 परागण, 100 परागण। और जब एक पौधा, जब इसका कोई परागकण दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र तक आएगा तो इसे कहते हैं पर परागण। समझे? 100 परागण का मतलब होता है एक ही पुष्प या उसी पौधा के उसी पौधा के दूसरा पुष्प। देखिए ये पुष्प हो गया ना, ये पुष्प है, इसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलेगा और इसी पुष्पवा के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तो इसे भी 100 पराग ही कहेंगे। या फिर इस पुष्प के पराग कण इसी पौधा के कहीं मान लो इस पुष्प के पास पराग कण निकल कर चला जाए तो ये भी प्रक्रिया 100 परागण ही कहलाएगा। लेकिन अगर क्या होगा कि इस पुष्प के पराग कण मतलब मर्दना के हिस्सा, मर्दना के गुण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, इसे कहते हैं पर परागण। मतलब पराया पौधों के पास जा रहे हो तो होगा पर परागण। ठीक है, इतना समझ लिया। अब जैसे हम परिभाषा समझ सकते हो, जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल कर किसी दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, 100 परागण, एक होता है पर परागण। फिर से 100 परागण की परिभाषा बताओगे, जब किसी पुष्प के पराग कोश से क्या निकलेगा, पराग कण निकल कर उसी पुष्प में या उसी पुष्प के उसी पौधा के दूसरा पुष्प से, समझ रहे हो, एक ही खानदान होनी चाहिए, उसी पौधा के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे 100 परागण कहते हैं। यहाँ बताओगे, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे पर परागण कहते हैं। तो ये हुआ पर परागण 100 परागण में बेसिक अंतर।